नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमियों के स्टॉलों का शुभारंभ और आपको बताते चले कि स्टॉलों का शुभारंभ और अवलोकन किया। सीएम ने महिलाओं से संवाद कर उनके उत्पादों की सराहना की। उन्होंने कहा कि योजना मातृशक्ति को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं मिलेट्स, ऊनी वस्त्र, अचार, जैम, लड्डू और हस्त निर्मित राखियों समेत कई स्थानीय उत्पाद तैयार कर रही हैं। सीएम धामी ने कहा कि इन उत्पादों की गुणवत्ता बेहतरीन है और सरकार इन्हें बेहतर बाजार और मार्केटिंग उपलब्ध कराने पर लगातार काम कर रही है। पिछले सालों में हमने सशक्त उत्सव बहना योजना रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ किया था। इस योजना को शुरू किया था और ये योजना हमारी जो बहनें बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद हैं। यहाँ मिलेट्स के हैं, सिलाई के हैं, बुनाई के हैं, ऊन के हैं, प्रसाद है, लड्डू हैं, खाने के हैं, अनेक प्रकार के उत्पाद, जैम है, अचार है, जितने प्रकार के उत्पाद हो सकते हैं, बेकरी के आइटम हैं मिलेट से बने हुए। और रक्षाबंधन के पर्व पर बहुत अच्छी अच्छी रक्षा सूत्र, रक्षा भी है, रक्षाबंधन भी रखे हुए हैं। उन सभी को एक स्थान मिले, उनको विपणन का अवसर मिले। उनका जो बनाया हुआ उत्पाद है वो बहुत ही अच्छा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से पिथौरागढ़ में आयोजित ऐतिहासिक हिल यात्रा महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए हिल यात्रा को उत्तराखंड की आस्था, संस्कृति और समृद्ध विरासत का प्रतीक बताया। सीएम ने कहा कि 500 वर्षों से अधिक पुराना ये पर्व सोर घाटी की विशिष्ट पहचान है और पहाड़ी जीवन, कृषि व पशुपालन की परंपराओं को दर्शाता है। उन्होंने ग्राम जाखनी स्थित बाबा गंगनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। साथ ही मानसखंड के पौराणिक मंदिरों के संरक्षण पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश भर से आए लोगों की जन समस्याएं सुनी। विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों और प्रतिनिधि मंडलों ने समस्याएं व सुझाव मुख्यमंत्री के सामने रखे। सीएम ने अधिकारियों को समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं दिव्यांग कुलदीप की समस्या सुनकर उन्होंने तत्काल आर्थिक सहायता और ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने के आदेश दिए। साथ ही कर्मचारी संगठनों, शिक्षक संघ, वरिष्ठ नागरिकों, पूर्व सैनिकों और मंदिर समितियों के प्रतिनिधियों की मांगों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वंदे मातरम के मुद्दे पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की पुरानी नीति रही है और इसी के चलते वह देवभूमि की जनता की भावनाओं का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता इस अपमान को कभी नहीं भूलेगी। साथ ही भट्ट ने कांग्रेस पर उत्तराखंड के लोगों की आस्था और धार्मिक स्थलों का अपमान करने का भी आरोप लगाया। निश्चित रूप से कांग्रेस के नेचर में तुष्टीकरण है और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार का
वंदे मातरम का विरोध करके तुष्टिकरण करने का जो काम कांग्रेस कर रही है, उत्तराखंड की देवभूमि की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। उत्तराखंड के अंदर माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गे का, सबकी स्तुति अगर वंदे मातरम होती है तो उसका एक स्वर्णिम और मैं कह सकता हूँ पूरे राज्य के लोगों के अंदर एक हर्ष का विषय, श्रद्धा का विषय है, जिसका अपमान कर कांग्रेस ने देवभूमि उत्तराखंड के अंदर यहाँ की जनता को भी अपमानित किया है। उत्तराखंड में वंदे मातरम को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वंदे मातरम के ऐतिहासिक संघर्ष और कांग्रेस के योगदान को बीजेपी अपना नहीं सकती। उन्होंने 1937 में कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में गठित समिति का जिक्र किया। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय गीत के सम्मान में खड़े होने से कांग्रेस को परेशानी होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए। जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी और संपूर्ण कांग्रेस इस तरीके से वंदे मातरम पर अपना यह बयान जारी कर रही है, अपनी बातें कह रही है, उससे यह समझ में आता है कि देशद्रोही जिस प्रकार से कांग्रेस को कहा जाता था पहले भी, अब भी वो पूरी तरीके से सही है और उन्होंने उस पर स्टैंप खुद लगा दी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो अस्तित्व की लड़ाई आज हरीश रावत जी अपने लिए लड़ रहे हैं, उनसे मेरा सिर्फ एक सवाल है कि जो हमारे सैनिक बॉर्डर पर तैनात होकर हमारी देश की सुरक्षा करते हैं, क्या उनके सम्मान के लिए हम अपने देश के वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत पूरा गा नहीं सकते? 5 से 7 मिनट हम एक जगह खड़े नहीं हो सकते हैं? सियासी विवाद जारी है। कांग्रेस हाईकमान के पूरे वंदे मातरम का गायन नहीं करने के फैसले के समर्थन में उत्तराखंड कांग्रेस भी उतर आई है। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस पूरा वंदे मातरम नहीं गाएगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस उसके कहने के मुताबिक काम नहीं करती। रावत ने कहा कि कांग्रेस संविधान को मानने वाली पार्टी है और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही फैसले लेती है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला है वो हम उस रास्ते चल रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला है हम उस रास्ते चल रहे हैं। इस बार आप कहते भाजपा के लोग हम डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। कह दे ना भाजपा, कह के देखे भाजपा, हम अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, हम अंबेडकर के जनगण मन को नहीं मानते, हम अंबेडकर के वंदे मातरम को नहीं मानते। कह दे क्या हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? कह दे भाजपा हिम्मत है भाजपा के किसी भी नेता में, तो कह दे कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस की सरकार बनाने के दावे के बीच बीजेपी ने भी सत्ता में वापसी का दावा किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी और इसका फैसला उत्तराखंड की जनता करेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता बीजेपी के साथ खड़ी है और सरकार विकास के संकल्प को लगातार आगे बढ़ा रही है। जपेंद्र सिंह ने कहा कि विकसित भारत के साथ विकसित उत्तराखंड का संकल्प पूरा करने की दिशा में काम जारी है और आगामी चुनाव में बीजेपी फिर सरकार बनाएगी। हमारी बनेगी, ये जनता ने ठाना है। सरकार भाजपा की बनेगी, सरकार सनातन की बनेगी, सरकार भगवे की बनेगी। 22 राज्यों में बन चुकी है और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो विकसित राष्ट्र और विकसित उत्तराखंड का युवा मुख्यमंत्री धामी जी ने प्रण लिया है, वो आने वाले वक्त में बहुत जल्द पूरा होगा। आप हम सबके सामने होगा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता हुई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के अधूरे गायन को लेकर निशाना साधा और इसे राष्ट्रीय गीत का अपमान बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम की गरिमा से समझौता कर रही है। भट्ट ने कहा कि बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान और देशभक्ति सर्वोपरि है और जन जागरण अभियान चलाएगी और पार्टी की रोकना और फिर उसी क्रम में अधूरे गायन का प्रस्ताव पारित करना इसका प्रमाण है। महात्मा गांधी जी ने वंदे मातरम को धर्म की परिधि से
परे शुद्धतम राष्ट्रीय भावना बताया था, जबकि कांग्रेस ने वोट गांधी जी के नाम पर लिए, लेकिन उनकी एक विषय पर आधारित भावनाओं को हमेशा नजरअंदाज। जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश के रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा की और सभी परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में सड़क, रेल और रोपवे कनेक्टिविटी सरकार की प्राथमिकता है। ऋषिकेश, नीलकंठ, हेमकुंड साहिब, केदारनाथ और खलिया टॉप रोपवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जबकि मसूरी और यमुनोत्री रोपवे प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे समेत कई परियोजनाओं से राज्य की कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। देखिए, रेल, रोड और रोपवे तीनों ही हमारी प्राथमिकता में है। रोड के काफ़ी सारे काम हमारे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे का चालू होना हो या चार धाम ऑल वेदर रोडें हों, पूरे राज्य के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक कनेक्टिविटी को बनाना हो, या रेल के क्षेत्र में रेल परियोजना हो, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइनें हों, अन्य नई रेल लाइनें चलनी हो, नई रेलें चलनी हो, चाहे वो वंदे भारत एक्सप्रेस हो, दिल्ली से, लखनऊ से, बड़े बड़े शहरों से, अनेक शहरों से इसको जोड़ने का काम हुआ है। देहरादून से भी कई ट्रेनें चली हैं, अन्य हमारे यहाँ हल्द्वानी से, रामनगर से, कोटद्वार से, देहरादून, हरिद्वार से, टनकपुर से, बहुत स्थानों के लिए अभी नांदेड़ साहब के लिए ट्रेन चली है, टनकपुर से नांदेड़ साहब। तो ऐसी सभी ट्रेनों का भी काफ़ी काम हुआ है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। अंकिता भंडारी मामले को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से सरकार और मामले की पैरवी को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने पलटवार किया है। हनी पाठक ने कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर विपक्ष को मामले में इतनी ही चिंता है तो वह अपने वकीलों के जरिए मजबूती से पक्ष रख सकता है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार की मजबूत पैरवी के चलते मामले के तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अंकिता के माता पिता की मांग के अनुसार सीबीआई जांच कराई गई। उनके कहने पर वकील भी बदले गए और परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने के साथ नौकरी देने का काम भी सरकार ने किया। सरकार लगातार अंकिता के माता पिता के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। देखिए, कांग्रेस को तो मैं ये बात कहूंगी कि अगर आपको इतना ही डाउट है तो जिस प्रकार वन भूलपुरा में आपके अनेकों वकील वहां पर खड़े हो गए थे एक समुदाय विशेष की रक्षा के लिए, तो अगर आपको इतना ही दर्द है तो आपके वो सब वकील कौन से अज्ञातवास में चले गए? आप उनको खड़ा करिए। आप भी तो कोई विपक्ष में होकर अपना धर्म निभाइए कि हाँ आप चिंतित हैं। और जहां तक रही बात धामी सरकार की, तो धामी सरकार की इतनी मजबूत पैरवी के कारण ही उन तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है। अंकिता के माता पिता के ही कहे अनुसार सीबीआई जांच की संतुष्टि भी करी गई और उन्होंने कहा वकील चेंज करने। देहरादून में पर्वतीय जिलों में उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली में औद्योगिक पार्क के लिए जमीन चिन्हित कर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इन पार्कों में स्थानीय संसाधनों और जरूरतों के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण, स्टील फैब्रिकेशन समेत अन्य उद्योग स्थापित किए जाएंगे। सरकार का मकसद पहाड़ों में युवाओं को रोजगार, स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर देना है। स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराकर पलायन रोकने पर जोर दिया जा रहा है। देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस समय से शपथ ली है, उनका प्रमुख उद्देश्य ये रहा है कि हमारे उत्तराखंड से जो पलायन हो रहे हैं उसकी रोकथाम किस प्रकार से करी जाए। उस श्रेणी में लगातार वो कार्यरत है और कार्य कर रहे हैं। और ये जो इन्होंने एक बड़ा अहम फैसला लाया है कि औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे और 3 जनपद जो इन्होंने केंद्रित किए, पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली, ये मेन वो केंद्र जहां से पहाड़ों में पलायन होने की संभावना हो सकती है।
देहरादून में सेतु आयोग के सलाहकार दिनेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप उत्तराखंड में नीति निर्माण को साक्ष्य आधारित और परिणाम केंद्रित बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग अर्थव्यवस्था एवं कौशल विकास, अवसंरचना एवं कल्याण, शहरी विकास, अनुसंधान एवं मूल्यांकन और डाटा विश्लेषण जैसे 5 क्षेत्रों में काम कर रहा है। योजनाओं के प्रभाव का वैज्ञानिक मूल्यांकन कर सरकार को बेहतर नीति निर्माण के सुझाव दिए जा रहे हैं। सेतु आयोग का जो कंसेप्ट है ये सेतु आयोग क्यों बना, ये कंसेप्ट क्लियर है। और सेतु आयोग किन किन क्षेत्रों में, किन किन जगहों पर विशेष रूप से हमारा कौशल विकास है, हमारी जो है वो वन पंचायत नियमावली है, किसानों के लिए बाजार है, इन सब चीजों में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, किस तरह से गवर्नमेंट को हम बता सकते हैं। अभी जैसे मानव जीव संघर्ष की बात आई, टेरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर ब्लॉक स्थित मकसू चौरास में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित हुआ। डंगवाल वेंडिंग पॉइंट में हुए कार्यक्रम में करीब 1200 महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जिला पंचायत सदस्य निर्मला भंडारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रताप भंडारी ने महिलाओं की एकजुटता को उत्साहजनक बताया। उन्होंने महंगाई, महिला सुरक्षा और उत्पीड़न के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा। आज हमने विशेष ये कार्यक्रम अपनी बहनों के साथ, ये भाई बहन के प्यार और प्रेम का त्योहार है और इसलिए हमने अपनी बहनों के लिए खास कार्यक्रम रखा है, क्योंकि जब से हम जिला पंचायत का चुनाव जीते हैं। जैसे कि आपने कहा कि ऐसा क्या है कि आप होली मिलन कार्यक्रम से लेकर और सभी कार्यक्रमों में आप इस तरह से मातृशक्ति को बढ़ चढ़कर मौका देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। माताओं बहनों के ही आशीर्वाद से, जनता के ही आशीर्वाद से आज हम इस तो हमें सबसे पहले प्रताप भंडारी जी को धन्यवाद देना चाहिए। वो बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं। ये रक्षाबंधन का त्योहार उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को बुला रखा है, महिला शक्ति को। तो इस प्रकार के अच्छे प्रोग्राम प्रताप भंडारी और निर्मला भंडारी जी का। सबसे पहले तो मैं जिला पंचायत सदस्य श्रीमती निर्मला भंडारी एवं श्री प्रताप भंडारी जी का कोटि कोटि नमन एवं साधुवाद प्रेषित करती हूँ। उनकी वजह से ये आज हम सब लोगों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भाई साहब, जहाँ तक बात है महंगाई की, बेरोजगारी की, करप्शन की, तो ये सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी इस रक्षाबंधन में सभी बहनों की, मतलब भाइयों की कलाइयाँ सूनी न रहे। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधे, तो सभी भाई बहनों का रक्षाबंधन का त्योहार अच्छा हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य निर्मला भंडारी जी का और डॉक्टर प्रताप भंडारी जी का तहे दिल से धन्यवाद। देहरादून में त्योहारों के मौसम में मिलावट और जमाखोरी के खिलाफ धामी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में जांच अभियान तेज कर दिया गया है और सभी जिलाधिकारियों को 1 सप्ताह तक अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मंडलायुक्तों को अभियान की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी जिलों में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के साथ जिला प्रशासन की टीमों ने दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। अभियान के दौरान खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के साथ चीनी की जमाखोरी और घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक इस्तेमाल की भी जांच की जा रही है। देहरादून में उत्तरकाशी पुरोला रूट पर चलने वाली करीब 32 बसों की तकनीकी फिटनेस जांच होगी। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि 15 साल पुरानी बसों पर रोक का कोई सरकारी आदेश नहीं है। ये बस यूनियन का फैसला था। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एआरटीओ देहरादून और विकासनगर को 1 सप्ताह में बसों की फिटनेस रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। जांच में अनफिट मिलने वाली बसों को पर्वतीय रूट पर संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभी हमारा एक सेट नंबर 5 है जो देहरादून और विकासनगर सेंटर से उत्तरकाशी पुरोला के लिए स्टेज कैरेज की बसेस चलती है। इसमें अभी कुछ ऐसा मैटर आया कि 15 साल से ऊपर जो एज है उसकी गाड़ियों का यूनियन ने खुद प्रतिबंध कर दिया कि गाड़ी नहीं चलेंगी। लेकिन अभी आरटीए, एसटीए, गवर्नमेंट द्वारा भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। 32 बसें हैं।
दिनेशपुर के वार्ड नंबर 3 स्थित अक्षरधाम कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं की कमी से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करीब 5 साल पहले कॉलोनी बसाते समय पक्की सड़क, नाली और जल निकासी का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक हालात नहीं सुधरे। बारिश में सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और गंदगी व झाड़ियों के कारण सांप बिच्छुओं का खतरा भी बना रहता है। लोगों का कहना है कि एसडीएम, डीएम कार्यालय और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से स्थलीय निरीक्षण कर समस्या दूर करने की मांग की है। सबसे पहले तो मैं पत्रकार भाइयों को नमस्कार करूंगा, क्योंकि सुख दुख में आप लोग ही काम आते हैं। तो मैं शुरू करता हूं। यहाँ पे हमारा एक अक्षरधाम कॉलोनी बसी हुई है, नई कॉलोनी है, नई भी नहीं है, करीबन 5 साल विगत हो चुका है। और इसमें समस्या इतनी ज़्यादा हो चुका है कि बरसात में पानी इतनी ज़्यादा भर जाता है कि बच्चे को चलना तो दूर की बात, घर में भी पानी घुस जाता है और सांप के बहुत ज़्यादा डर है। अभी हालांकि इनके घर में एक सांप घुसा, बच्चे बाल बचे। अब ये कि ये लोग रास्ते देने की वादा किया था, 25 फुट चौड़े सड़कें, पक्की नाली, बिजली, बंद कॉलोनी, 143 सब कुछ बना के दिया जाएगा। ये सब कुछ दिखा रही, इसका प्रूफ भी हमारे पास है। मैं आपको मीडिया के सामने दिखा रहा हूँ, मैं एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जब हमने प्लॉट लिया तो यहाँ पे आई, हम लोगों की यही वादा किया उन्होंने, जो हम रास्ता वास्ता सब कुछ बना देंगे, नाली बना देंगे। और अभी 5 साल हो गए हम लोग यहाँ पे इतना परेशान हो रहे हैं। हमारे घर में सांप घुस रहा है, बच्चा स्कूल जाने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन हमारा बच्चा से ड्यूटी जाने में दिक्कत हो रहा है। हमें ना रोड बन रहा है ना कुछ बन। सभी अक्षरधाम कॉलोनी फेज 1 के निवासी हैं जो हरि मंदिर के पास में रहते हैं। हमारी शिकायत यह है कि हमसे जो वादे किए गए थे कि अक्षरधाम कॉलोनी के 25 फुट चौड़ी रास्ता बनाई दी जाएंगी, स्ट्रीट लाइटें लगेंगी, गेट बंद कॉलोनी होगी, और ये हमारे पास सबूत भी हैं। और 5 साल हमें हो चुके हैं यहाँ पर बसे हुए, अभी तक। दादा, मैं मीडिया के माध्यम से मैं अपने दिनेशपुर क्षेत्रवासी को ये सूचना देना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी गड़ी मेहनत की पूंजी ये प्लाटिंग वालों के भरोसे में मत वो करना, इन्वेस्ट मत करना। ये प्लाटिंग वाले कुछ कहते हैं और दिखाते कुछ है और करते कुछ है। इन लोगों ने कहा कि भाई 25 फुट की पक्की रोड बना देंगे, गेट बंद कॉलोनी देंगे, और उसके बाद आज मेरा 5 साल हो गया। दादा, एक बार घर तो आ जाओ, आपको घर का उद्घाटन होने से पहले। यहाँ पे ना बहुत पानी भर जाता है बारिश के मौसम में, और इधर उधर सब में परेशान है। सांप कीड़े मतलब बहुत ज्यादा निकलते हैं, सबके मकानों में पानी भर चुका है यहाँ पे, और इतने परेशान है कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं सही से, मतलब छुट्टियां करनी पड़ती हैं पानी की वजह से। मतलब फिर स्कूल के टीचर आते हैं कि क्यों बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या कौन सा। दिनेशपुर के ग्राम रामबाग स्थित करीब 300 वर्ष पुराने प्राचीन शिव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। सावन के आखिरी सोमवार पर मंदिर परिसर ये मंदिर हमारे दिनेशपुर उत्तराखंड में स्थित है। ये 300 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारी आस्थाएं हैं। लोग यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं और वो मन्नतें पूरी होती हैं, और हम सब आस्था का केंद्र है। हर वर्ष यहाँ पर रामबाग का मेला, जो कि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सच्चे मन से जो भी यहाँ आता है। ये भोलेनाथ का मंदिर 350 साल ऊपर का पुराना है। यहाँ पर कुछ भी मांग सकते हो आप, हर चीज़ पूरी होती है। और हम लोग स्टूडेंट हैं, हम भी कुछ मांगने के लिए आए हैं, हम और भी आगे जा सकते हैं। इसी चक्कर में हम हर साल ही आते हैं पूजा देने। आप लोग भी आइए, हर किसी की मनोकामना भी पूरी होती है। हाँ, मंदिर की मान्यता की बात करूँ तो 350 साल पुराना ये मंदिर है, और हमारा जो ये शिवलिंग है ये स्वयंभू शिवलिंग है। दिन में 3 बार रंग बदलता है। जो भी कोई भक्तगण यहाँ पर अपनी मन की विनती करने के लिए आता है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज के दिन सावन के सोमवार को विभिन्न जगहों से, विभिन्न जिलों से, स्टेटों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।